भोपाल के तत्वावधान में आयोजित भोपाल रंग महोत्सव के इस 15वें आयोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि नव नृत्य नाट्य संस्था का ये 15वां आयोजन लेकर एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं। और ये जो समारोह होता है हर साल हम आयोजित करते हैं और इसके बहाने इस माध्यम से हम याद करते हैं पहले की दो महान विभूति आदरणीय श्री प्रभात गांगुली जी और पद्मश्री गुलवर्धन जी, जिसे हम प्यार से कुलदी के नाम से जानते हैं। और इस बार का समारोह हमने जाने माने रंगकर्मी जो हमसे अभी कुछ समय पहले पिछड़ गए आदरणीय श्री बंसी कौल यानी बंसीदा को हमने समर्पित किया है। ये सभी ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने रंगमंच को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं, असीम ऊंचाइयां दी हैं और ऐसे कलाकारों को भी उन्होंने बनाया है जो आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित कर रहे हैं। तो आज इस समारोह की ये पहली संध्या है और सबसे पहले दीप प्रज्वलन के लिए हमारा अनुरोध है हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्री राजीव वर्मा जी, फिल्म और टीवी के जाने माने कलाकार, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रीता जी बैठी हैं, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय श्री पवन साहब का बहुत बहुत अभिनंदन है। वरिष्ठ पत्रकार श्री गिरिजा शंकर जी और आज जिन्हें हम सम्मानित करने जा रहे हैं आदरणीय श्री जयंत देशमुख जी और संजय मेहता जी, इनसे हम अनुरोध करते हैं कि वो इस सभागार के बाहर प्रभात दा और कुलदी की प्रतिमा पर साथ ही बंसीदा के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। मंच पर पधार रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे आदरणीय श्री राजीव वर्मा जी का। आदरणीय श्री पवन जैन सर जो लगातार हमारे समारोह में हमें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचते हैं, उनका मंच पर हम बहुत बहुत स्वागत करने जा रहे हैं। आदरणीय श्री पवन जैन सर। श्री जयंत देशमुख जी से हमारा अनुरोध है कृपया मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें। श्री गिरिजा शंकर जी हमारे मंच उपस्थित हो चुके हैं। श्री संजय मेहता जी से हमारा अनुरोध है कि हालांकि उनका शो है काफी व्यस्त है लेकिन कुछ पलों के लिए जरूर हमारे साथ इस मंच पर विराजें। आदरणीय श्री संजय मेहता जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। तो ये हमारे बीच जो अतिथिगण हैं उनका हृदय से हम अभिनंदन करते हैं। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम इद प्रियम भारत भारतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। हमारा सौभाग्य है कि संस्था को आप जैसे नामी कलाकारों का, नामी हस्तियों का सानिध्य मिलता रहा है और इसके माध्यम से संस्था का हौसला बढ़ रहा है और लगातार वो इस दिशा में प्रयासरत है कि आपके समक्ष कुछ बेहतर से बेहतर प्रस्तुतियां लेकर आ सके। हम अनुरोध करते हैं तरुण दत्त पांडे जी से कि वे हमारे मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन करें। जोरदार तालियां हो जाएं, तालियों की आवाज बड़ी धीमी आ रही है। तरुण जी हमेशा से काफी उत्साह के साथ इस फेस्टिवल को करते आ रहे हैं और उनके जज्बे को भी हम बहुत बहुत सलाम करते हैं और हम चाहते हैं कि आज के इस समारोह के पहले दिवस वे दर्शकों से मुखातिब हों और स्वागत उद्बोधन करें। सर्वप्रथम प्रभात गांगुली जी, गुलवर्धन जी को सादर चरण स्पर्श, वो मेरे गुरु रहे हैं। और आदरणीय बंसीदा जिनको ये समारोह इस साल हमने समर्पित किया है, वो भी रिसेंटली नहीं रहे हैं हमारे बीच, उनको हम याद करते हैं।
उनका स्मरण करते हैं, उनका आशीष हम पे बना रहे, हम सभी पे जो कला क्षेत्र से जुड़े हैं। और आप सभी का स्वागत है। आदरणीय गिरिजा शंकर जी पिता तुल्य हैं, हर साल हर वर्ष हमें मार्गदर्शन देते हैं और प्रतिवर्ष हमें आशीर्वाद स्वरूप हमारे इस समारोह को सफल बनाने में हमारा सहयोग करते हैं लगातार। आदरणीय राजीव वर्मा जी, राजीव वर्मा जी का पिछले साल भी मैंने कहा था कि राजीव वर्मा जी से बात करना मेरे लिए बहुत हिम्मत का काम था, जो मैं कर चुका हूँ। तो मैं इसलिए कर चुका क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर आशीष दिया और उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि नहीं, यदि कुछ चाहते हो तो बोलो और करो। तो पिछले 3 वर्षों से तो लगातार उन्होंने हमारे इस नाट्य समारोह में सहभागिता की है और उन्होंने प्रस्तुतियाँ मंचन उनके निर्देशन में हुआ है। अब ये बात फिर से इस साल दोहरा रहा हूँ। आदरणीय पवन जैन जी, इस बार 15वां हास्य नाट्य समारोह है और फिर से ये बात कह रहा हूँ कि पिछले 15 वर्षों से वो हमारे साथ और हमारे इस आयोजन में आते हैं। यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि वो हमें अपना आशीष देते हैं और हमारे लिए हमेशा सदैव हमारे काम के लिए, हमारे अनुरोध के लिए वो सदा इसको स्वीकार करते हैं। हम बहुत आभारी हैं। आभारी मतलब क्षमा करें, स्वागत है, आज का स्वागत है। और आदरणीय जयंदा हैं, जयंदा ने एक बार में मेरी विनती स्वीकार की और वो स्पेशली मुंबई से आज सम्मान के लिए आए हैं और हम उनके बहुत आभारी हैं। तालियां बजाइए उसे करने की मत कीजिए। और संजय मेहता जी को मैं बहुत सालों तक सोचता रहा कि मैं इनसे बात स्टार्ट कैसे करूँ कि सर शो करवाना है। न जाने इस साल कहाँ से हिम्मत आ गई, सीधा धावा बोल दिया सर से रिक्वेस्ट कर ली कि सर प्लीज़ ओपनिंग करेंगे हमारे इस फेस्टिवल की, तो हम बहुत आभारी रहेंगे आपके। तो उन्होंने स्वीकार किया, उनके लिए तालियां बजाइए। तो आप सभी का स्वागत है। बहुत कुछ विशेष बात है, 2 विशेष बातें हैं। एक सबसे पहली है जो आप सभी और हम सभी इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, कोरोना महामारी को लेके। तो आप और हम प्रयास करें इसको कि हम स्वयं इस चीज़ को कैसे दूर कर पाए। तो ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। क्षमा करें क्योंकि महामारी की बात है। आप सभी डिस्टेंस मेंटेन करें। मास्क मैं अभी नहीं पहन सकता हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ मास्क वेयर करें अपना, और सैनिटाइजेशन नीचे है। तो एक बस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये निवेदन। हमने अपने प्रचार माध्यम में भी इस चीज़ का उल्लेख किया है कि कोरोना के चलते हमने इस बार गेस्ट की चेयर भी दूर दूर रखी है, नहीं तो हम पिछले साल तक बहुत नज़दीक रखते थे। तो आपसे निवेदन है कि इसका आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि आप परिवार के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी बात ये हमें पिछली बार भी किसी ने कहा था टिकट रखने के लिए। टिकट रखना अच्छी बात है, वो पिछले साल भी यही जवाब था, लेकिन प्रस्तुति का मूल्यांकन करना आपकी स्वतंत्रता है। आप जो भी प्रस्तुति यहाँ वंचित होते देखते हैं, उसका अगर हम मूल्य निर्धारण कर लें तो हमें नहीं लगता कि वो उचित होगा। वो अमूल्य है हमारे लिए भी, क्योंकि 2 घंटे 1.5 घंटे तक मंचन करना किसी नाटक का, लाइव करना आप लोगों के समक्ष, तो आपके ये डोनेशन बॉक्स है छोटा सा। ये हमारी एक आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई है, जो हमने पिछले साल भी किया था। तो आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के लिए हम ये डोनेशन बॉक्स रखें, हमारे लिए नहीं है। हम ये पूरा का पूरा जो आपके माध्यम से, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो जितना भी हो, जो आप अपनी स्वेच्छा से और उचित लगता हो आपको देना चाहें, वो इस डोनेशन बॉक्स में डालें। प्रस्तुति जब ख़त्म होती है तब जो आपको उचित लगता हो। तो ये हम आर्टिस्ट जो हमारे साथी कलाकार हैं, जब उनको कोई विपदा या कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ये पूरी की पूरी डोनेशन उनके काम आती है। तो डोनेशन ही है ये एक तरीके से। तो आप स्वतंत्र हैं, इसमें ज़बरदस्ती नहीं है कोई भी, लेकिन अगर आपको उचित लगे तो लास्ट में इसी गेट से वापस जाना, वो गेट हम बंद कर देंगे। तो नहीं, मतलब ये वैसी बात नहीं है, वो इसलिए भी क्योंकि हम लोगों ने आने का एक गेट बनाया, तो जाने का भी एक गेट है सर। तो प्लीज़ आप जाते आते अगर आपको उचित लगता हो तो आप इसमें अपना जो भी आपको उचित लगता हो आप इसमें अपना डोनेशन दें। और मुझे लगता है ये दूसरे भी बहुत सारे आगामी हमें प्रयोजन करने हैं, तो संजय जी
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हास्य नाट्य समारोह 15वें में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद करुण जी आपका। और जैसा कि आप जानते हैं कि संस्था का प्रयास हमेशा ही रहता है कि रंगमंच के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाली हस्तियों को हम सम्मानित करें। तो इस बार हम सबसे पहले वरिष्ठ सम्मान देने जा रहे हैं और ये हर्ष का विषय है कि हमारे बीच इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए मौजूद हैं सभागार में आदरणीय श्री जयंत देशमुख। हम बताना चाहेंगे कि श्री जयंत देशमुख जी का जन्म 1958 में रायपुर में हुआ और उनकी शिक्षा भी रायपुर से हुई। रंगमंच की शिक्षा दीक्षा आपने श्री अशोक मिश्र जी से प्राप्त की। रायपुर से सन 1971 से 1980 तक आप जुड़े रहे। 1982 से 92 तक आपको भारत भवन रंगमंडल में बतौर अभिनेता के रूप में अपने अभिनय के क्रम को जारी रखा उन्होंने। 1992 से सतत जो उनका सफर रहा उसमें फिल्म टेलीविजन में आर्ट डायरेक्शन किया। पीटर बुक, हबीब तनवीर, श्रीवंशी कौल, रुद्र प्रताप सेनगुप्त, श्यामानंद जालान, अशोक मिश्र जी और बहुत सारे ऐसे कलाकारों के साथ आपने काम किया जो आज जिनका हम एक आदर्श के रूप में उन्हें जानते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आप 3 वर्षों से भारंगम की परिसर सज्जा करते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के चक्रधर सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। कई टीवी सीरियल और फिल्मों में आपने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, नीली छतरी वाले, शोभा सोमनाथ की सरस्वती चंद्र, महाकुंभ, परवरिश, लाड़ू, एक लड़की सुहानी सी, तमन्ना, बहुत सारे ऐसे सीरियल हैं और फिल्मों की भी एक लंबी फहरिस्त है। पेंडेंट क्वीन, मकबूल, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, तेरे नाम, सिंह इज किंग, फंटूश, वेलकम टू, मिलेंगे मिलेंगे, डेंजरस, इश्क, आपका सुरूर और भी बहुत सारे नाम जिससे बहुत लंबी थी। बस 2 तालियां जरूर बजाएं। और मेरा अनुरोध है तरुण दत्त पांडे जी से कि वे शॉल, श्रीफल, स्मृति चित्र और बुके से आदरणीय श्री जयंत देशमुख जी का सम्मान करें, वरिष्ठ सम्मान। और साथ ही हमारे अतिथिगण से हमारा अनुरोध है आदरणीय श्री पवन जैन साहब, प्रिया शंकर जी और राजीव वर्मा जी कि वे जयंत जी का सम्मान करें। हमें फख्र होता है कि जयंत देशमुख जी जैसे कलाकार हमारे मध्य यहाँ पर हैं और वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रंगमंच के क्षेत्र को रोशन कर रहे हैं। साथ ही फिल्म दुनिया में और धारावाहिकों में अपना अमूल्य योगदान देकर हम सबको गौरवान्वित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि करतल ध्वनि से जयंत देशमुख जी को और उनका जो रंगमंच का क्षेत्र है, जो बॉलीवुड का क्षेत्र है, जो सीरियल्स का क्षेत्र है वो सतत जारी रहे। इसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते हैं कि वो सतत स्वस्थ और आनंद रहकर अपने काम को अपनी पूरी शिद्दत से श्री जयंत देशमुख वरिष्ठ सम्मान। तालियां बजा सकते हैं। काफी सारे मंत्री हैं जयंत जी के लिए जिन्होंने काफी अमूल्य योगदान दिया है रंगमंच क्षेत्र में और फिल्म की दुनिया में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ही संस्था सम्मानित करने जा रही है आदरणीय श्री संजय मेहता जी को रंग साधक सम्मान से। आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 35 वर्षों से संजय मेहता जी रंगमंच के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 200 से ज्यादा हिंदी नाटकों का आपने निर्देशन और प्रदर्शन किया है। 250 से ज्यादा नाटकों में मुख्य और सहायक की भूमिका निभाई है। रंगमंडल भारत भवन भोपाल में 17 वर्षों तक एक अभिनेता के रूप में आपने काम किया है। रेपेट्री रंगमंडल के प्रमुख के रूप में भी आपने काम किया है। एकल प्रस्तुति के लिए संस्कृति विभाग भारत सरकार नई दिल्ली से 2 साल की जूनियर फेलोशिप आपको प्राप्त हुई है। 2 साल की संस्कृति विभाग भारत सरकार नई दिल्ली से कविता प्रस्तुति के लिए आपको वरिष्ठ फेलोशिप मिली है। और फिल्मों और सीरियल्स की बात की जाए तो मुझे जान चाहिए, हजारों ख्वाहिशें, ऐसी राजनीति, मोहताज, ऐसी बहुत सारी फिल्में और धारावाहिक हैं जिनमें संजय जी ने अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। आपकी मुख्य रुचि हैं अभिनय, निर्देशन, पटकथा लेखन, रंगमंच का इतिहास, संस्कृति, शिक्षा, कला और सभी कला रूपों का संरक्षण। नवनृत्य नाट्य संस्था आज संजय मेहता जी को सम्मानित करते हुए गौरव की अनुभूति कर रही है। हमारे अतिथिगण से अनुरोध है कि वे संजय जी का सम्मान करें। फिर से हम संजय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे और उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना भी करेंगे और उनसे हमारा ये
आग्रह रहेगा कि लगातार ऐसी ही प्रस्तुतियाँ हमारे मंचों पर आते रहें और हमारे कलाकारों की भी हौसला अफजाई करते रहें। श्री संजय मेहता जी आज हमारे बीच थोड़ी देर बाद एक बहुत ही शानदार प्रस्तुति भी आपके समक्ष लेकर आएंगे जिसका नाम है हसीना मान जाएगी। तो इन सम्मानों के बाद हमारा अब चाहते हैं कि हम कुछ आशीर्वचन भी हमारे अतिथियों की तरफ से हो जाएं। तो सबसे पहले आदरणीय श्री गिरिजा शंकर जी से मेरा अनुरोध है कि वे 2 शब्द कहें। आप सबको नमस्कार। मैं समझता हूँ नाटक और आपके बीच में ये जो दूरी बनाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं ये बहुत उचित नहीं है। फिर भी कुछ कहने की जो बात है तो मुझे लगता है कि आज की ज़िंदगी में 2 चीज़ नदारत है हम लोगों की ज़िंदगी में, एक नींद और एक हंसी। नींद की तो गोलियाँ उपलब्ध है, लेने से नींद आ जाती है, ऐसी गोली मुझे नहीं मिली जिसमें हंसी आ जाए। ये तरुण उनकी पूरी टीम जो है वो साल में 5-7 दिन हंसने का गुदगुदाने का एक मौका देती है और इन 5 दिनों के बाद पूरे साल भर न सही लेकिन कुछ दिनों तक तो खुशनुमा माहौल हम लोगों के मन में बना रहता है। मैं समझता हूँ कि आप सब उसका अनुभव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री राजीव वर्मा जी से हमारा अनुरोध है कि वे आज के समारोह को लेकर हमसे कुछ जरूर कहें। मेरे ख्याल में एक अरसे के बाद सभागृह में इतने सारे रंग प्रेमियों के बीच में और रंगकर्मियों और विद्वानों के बीच में मिलने का मौका लग रहा है, एक दूसरे को देखने का मौका लग रहा है, तो ये बहुत खुशनुमा दिन है। मैं तरुण को और उनकी पूरी टीम को इस हास्य नाट्य समारोह के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे मित्रगण आदरणीय संजय मेहता और जयंत देशमुख को बधाई देता हूँ। ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर हास्य नाटक खेले जाते हैं। दरअसल हास्य नाटक बहुत मुश्किल होता है खेलना। छिछोरे नाटक तो बहुत होते हैं लेकिन हास्य नाटक जो है उसको खेलना, उसको और उसका आनंद लेना जो है वो एक अनुभूति एक अलग होती है। तो मैं संजय जी से बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आज के प्रस्तुति के लिए और मैं चाहूँगा कि ये दोनों महान भाव जिनको आज सम्मानित किया गया है हमारे, इनसे बातचीत सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री राजीव वर्मा जी। आदरणीय श्री संजय मेहता जी से हमारा अनुरोध है कि वे 2 शब्द जरूर कहें। मैं 2 शब्द तो नहीं बहुत कुछ कहूँगा और वो नाटक के माध्यम से जो कुछ ही देर में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। मैं जयंत देशमुख जी से अनुरोध करूँगा कि वो आ जाए, मेरे सीनियर भी हैं रंगमंडल में भी और अब हमसे थोड़ा दूर हो गए, मुंबई चले गए हैं और बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो मैं उनको भी सुनना चाहता हूँ। बहुत अरसे के बाद आए हैं और बहुत अरसे के बाद एक साथ एक मंच पर हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि वो 2 शब्द कहें। बाकी मैं तो आपके समक्ष कहूँगा ही। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। आदरणीय श्री जयंत देशमुख जी। मुंबई वाला हूँ ना तो बहुत डर लगता है क्योंकि मुंबई में बिना मास्क लगाए ना आप कार में चल सकते हैं, ना रोड पे चल सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। और मैं जिस मीडिया में काम करता हूँ वहाँ लेबर क्लास होता है और बाकी एक्टर्स होते हैं, तो उनको लगातार मास्क की आदत पड़ गई है, वो अच्छी भी है। आदरणीय राजीव जी, गिरिजा भैया, पवन जी और मेरे दोस्त संजय, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अपने शहर में सम्मान मिलना, इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकता।
हम शहर घूमते हैं, हम देश विदेश घूमते हैं, वहाँ लोग जानते हैं। क्योंकि मैं मीडिया में काम करता हूँ इसलिए मेरा काम लोग देखते हैं। पर मैं आज रियली बहुत खुश हूँ और तरुण का मैं आभारी हूँ कि उसने इस सम्मान के लिए, या जो जूरी थी उन्होंने मुझे चुना है इस काम के, इस सम्मान के लिए। आदरणीय प्रभात गांगुली जी, गुल दीदी और बंसीदा, इन तीनों के साथ मैंने काम किया है, तो वो सारी चीज़ें मुझे लगातार याद आ रही थी। और जब लिटिल बेले ट्रुप का जो ऑडिटोरियम बना था और वहाँ पहली बार राष्ट्रपति वहाँ इनॉग्रेट करने वाले थे, तो गुल दीदी ने स्पेशली मुझे मुंबई फ़ोन करके कहा था कि जैन तुम आओ और उसका बैकड्रॉप तुम बनाओ। तो ये कई सारी चीज़ें ऐसी थी, जैसे बंसीदा के साथ जब रंग विदूषक की परिकल्पना हुई और पहला रंग विदूषक एक तरह से वर्कशॉप हुआ, तो मैं उसका कन्वीनर था रंगमंडल में रहते हुए भी। प्रभात हमें मूवमेंट सिखाते थे रंगमंडल में, तो ये तीनों विभूतियों के साथ मैं लगातार जुड़ा रहा, काम करता रहा। तो एक तो उनको समर्पित के समारोह है और प्रभात के नाम से सम्मान है, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि ये सम्मान के लिए मुझे चुना गया है। इस शहर ने मुझे राग भी दिया, द्वेष भी दिया, प्रेम भी किया और गालियाँ भी दी। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं वहाँ सम्मान होना बहुत कठिन होता है। जैसे मैं एक सिर्फ जानकारी के लिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये जानकारी कि परसों मुंबई में वागधारा नवरत्न सम्मान है, जो पूरे हिंदुस्तान में 9 लोगों को दिया जाता है। इसमें सिंधुबाई सतपाल को भी है और कुछ नाम मुझे याद नहीं है। तो रंगमंच के लिए 27 तारीख को नवरत्न सम्मान भी मुझे दिया जा रहा है मुंबई में। बेसिकली 2 तरह की चीज़ें हैं कि सम्मान जब मिलता है तो मन में 2 तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो ये आता है कि बहुत हो गया भाई, निकल लो, आप छोड़ दो, बहुत कर लिया आपने, आप सम्मानित कर दिया आपको, अब हो गया। और एक ये आता है कि ऐसे वक्त जब आपको सम्मान मिलता है, जब आप उम्र की उस दहलीज पे हैं, या बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तो एक नई ऊर्जा और नई एनर्जी आप में आ जाती हैं काम करने की। चूँकि मैं जिस तरह का काम करता हूँ वो नाटक से अलग है, वर्करों के साथ, मजदूरों के साथ। तो जब ये तरुण ने मुझे कहा तो मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जिसकी शूटिंग चल रही है, उसके बीच से निकल के आना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे जैसे आदमी को, क्योंकि मैं टेक्निकल काम करता हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ। पर जब मैंने वहाँ सब लोगों को बताया कि मैं जा रहा हूँ भोपाल और मुझे इस तरह का सम्मान मिल रहा है, तो रियली कि सारे वो लोग बहुत खुश हुए। और उस खुशी के साथ साथ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अपने शहर में सम्मान मिलना बहुत कठिन भी होता है, और जब मिलता है तो उसकी खुशी भी होती है। धन्यवाद। आप बहुत बहुत आभारी हैं आदरणीय श्री जयंत देशमुख जी के, और एक बार फिर से बधाई इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि अब मुंबई में भी उनका सम्मान होने वाला है 27 को। एक बार जोरदार तालियां जरूर बता दीजिए। और जैसे कि तरुण ने बताया कि आदरणीय श्री पवन जैन साहब का सानिध्य हमें शुरू से ही मिलता रहा है और हर शो में उनकी उपस्थिति हमें गरिमा प्रदान करती है। अब भारतीय पुलिस सेवा के होते हुए भी उनमें एक कलात्मक दिल भी धड़कता है, और यही वजह है कि वो लाल किला हो या बहुत दूसरे मंच हो, सबको रोशन करते रहे हैं अपनी रचनाओं से, अपनी कविताओं से, और सबकी वाहवाही लूटते रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य कि वो हमारे बीच उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि 2 शब्द कहें आदरणीय श्री पवन जैन। आज इस मंच पर सम्मानित हुए भोपाल के 2 श्रेष्ठ रंगकर्मी
आदरणीय जयंत देशमुख जी, मेरे मित्र और भाई संजय मेहता जी, आदरणीय राजीव जी ने जो बात कही, गिरिजाशंकर जी ने कही, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल में हम लोग जो देख रहे हैं मंच और मंच से परे और सामने, हमारे कुंभ के बड़े शायर ने कहा था, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला कर। दोस्तों, कोरोना काल अभी गया नहीं है और जितनी लड़ाई हिंदुस्तान में लोगों ने लड़ी है, मैं पुलिस विभाग से हूँ, कहने में फक्र भी है लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक संशय भी है। हमारे 963 लोगों ने पुलिस की वर्दी पहने हुए दूसरों की जान की हिफाजत करते हुए शहादत दी है। 450 डॉक्टरों ने भी अपनी कुर्बानी दी है। तो सबसे पहले मैं उस कोरोना काल में ये महफिल जमी है तो उनको नमन करना चाहता हूँ जिनके कारण हम लोग सलामत हैं। कौन कहता है सो गए हो तुम, सारे वतन के हो गए हो तुम। जैसा कि संजय ने कहा और तरुण ने कहा कि 15 साल में बहुत कुछ बदला होगा, बहुत सारी प्रस्तुतियां यहाँ हुई होंगी, सामने वाली सीट पर बैठने वाले लोग बदले होंगे, मंच पर जिनका सम्मान हुआ होगा वो किरदार बदले होंगे, मंच के पीछे जिन्होंने प्रस्तुति दी होगी वो लोग बदले होंगे। नहीं बदला तो नवनृत्य संस्था नहीं बदली, संजय नहीं बदले जो मंच संचालक भी हैं, तरुण नहीं बदले और मैं अतिथि के रूप में नहीं बदला। जिन लोगों की आज बात हो रही थी वो आदरणीय प्रभात गांगुली जी हों, गुलदी हों, बंसी कौल जी हों, मैंने गुलदी के कई नाटक देखे हैं, बंसी कौल साहब के साथ दिल्ली में भी कई बार मैंने उनके मंचन देखे। भोपाल के सब वो नाम थे जिनको पूरी रंगकर्म की दुनिया हिंदुस्तान के बाहर भी सलाम करती थी। और सबसे बड़ी बात यह कि उस परंपरा के वाहक हमारे बीच आज दो हैं जिनको हम सम्मान कर रहे हैं, चाहे वो जयंत देशमुख जी हों, चाहे संजय मेहता जी हों। ये आगे वाले दौर में वो स्थान लेंगे जो स्थान खाली हुआ है बंसी कौल के जाने से। मैं यही कह सकता हूँ कि परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। तो आज जो सम्मान दिया है हमें जयंत देशमुख जी को, संजय मेहता को एक जिम्मेदारी भी दी है कि बुजुर्गों की निशानी और सलीका दोनों चीज़ जो भोपाल की हैं पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में फैलाएं। और तरुण को मैं शुभकामना ये देता हूँ कि लोग कहते भले ही हों कि सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका है, सबसे ज़्यादा आबादी चीन की है, क्षेत्रफल रूस का है, लेकिन एक बात मैं आप पूरे गर्व के साथ, इत्मीनान के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा काबिल नौजवान और सपने देखने वाली आंखें हिंदुस्तान के पास। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं तरुण पांडे और उनके साथियों की हौसलों की उड़ान को सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपके आशीर्वाद वचनों के लिए आदरणीय श्री पवन जैन साहब, हम आपके हमेशा से आभारी रहेंगे और आने वाले समय में भी आपका सानिध्य ऐसे ही प्राप्त करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी प्रतीक्षा कर रहे होंगे आज के समारोह की पहली प्रस्तुति की, तो बस थोड़ी ही देर बाद हम ये प्रस्तुति शुरू करेंगे। उससे पहले हमारा अनुरोध है मंचासीन अतिथियों से कि वे दर्शक तो देखते हैं रंगशीर्ष संस्थान की प्रस्तुति हसीना मान जाएगी।
मैं समझ रहा था अभी उस हसीना के झरोखे पर आने का वक्त नहीं। कोई हर्ज नहीं, उसकी एक झलक पाने का मौका खो देने से तो जल्दी आ जाना बेहतर है। मेरी खुशियों की मंजिल, रोशनी की मोहब्बत, रोशनी का प्यार। अब भला कोई ये पूछे कि मैं इस गाजीपुर की हसीना की तलाश में यहाँ क्यों चला आया, जबकि लखनऊ की ऐशगांव की हसीनाएं और आला खानदानी नवाबजादियां आसानी से जामे मोहब्बत पिलाने को तैयार रहती। तो बात दरअसल ये है जनाब कि आसानी से मिल जाने वाली चीज पायदार नहीं होती, उसमें कोई ना कोई गर्ज छुपी होती है। अब देखना है कि अपनी मोहब्बत का मजा क्या होता है। अरे काश मुझे ये पता चल जाए कि मैं इस बहरूप में पहचाना तो नहीं जाऊंगा भाई। खुदा की मार, ये आदमी यहाँ क्या करने चला है? लगता है इस दरवेश को कहीं देखा है। ये आदमी भी कुछ जाना पहचाना लगता है। ये तो मस्तमलंग दरवेश नहीं लगता। इसका जाहू जलाल, इसका अंदाज तो कुछ और ही कहता है। छी छी छी, कितनी बेहुदा सूरत है। अरे मैं यकीन से कह सकता हूँ ये नवाब आलमपुर है। मुझे पूरा यकीन है ये वो बदमाश पखरू ही है। हाँ। अरे हुजूर अनवर आप यहाँ? अरे बदमाश, खबरदार जो एक लफ्ज़ भी जुबान से निकाला। पहचान लिया। वही गुड़की, वही झिड़की, वही धड़का। अरे तुम तो एक नंबर के शातिर और चालबाज आदमी हो। मुझे तो तुमसे कंडी कतरा के निकल जाना चाहिए। आप इस गरीब बदनसीब से और काम नहीं करते? हाँ बेचारा फखरू। अबे तुम यहाँ गाजीपुर में क्या कर रहे हो भाई? मैंने तो तुम्हारी सरकारी नौकरी की सिफारिश की। अरे हुजूर की सिफारिश पर मुझे वो नौकरी मिल गई थी और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार था। हुजूर मत बोलो नामाकूल। शमीम कहो यार, शमीम योग नहीं रहे। मैं दूसरे बैग में अपनी असलियत छुपाना चाहता हूँ यार। तो मैं चलता हूँ। अरे नहीं मेरे पास जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा अब अकेला आदमी इधर उधर मटर गश्ती करेगा तो ये वो भी नजर में आ सकता है। हाँ दो लोग बात कर रहे होंगे तो किसी को शक नहीं होगा। हाँ तुम ये फखरू ऐसे दिखाओ जैसे बहुत गहरी गपशप चल रही है। अब बताओ भाई यहाँ गाजीपुर में क्या कर रहे हो? अरे हुजूर की सिफारिश मुझे झट से कंपाउंडर की नौकरी मिल गई। फौजी डॉक्टर के साथ? जी नहीं, जानवरों के डॉक्टर से। मैं वहाँ छावनी में घोड़ों के अस्पताल में। कितनी बढ़िया शुरुआत। अरे नौकरी पूरी नहीं हुजूर, मैं वहाँ दवा और पट्टियों का इंतजाम, घोड़ों की खाने की दवा इंसानों को भेज देता। तो जनाब इस तरह आबादी कम कर रहे थे। अब यूं तो कोई भी दवा नाकाम हो सकती, फिर भी दांत खाज खुजली का रास्ता हो ही जाता। अरे तो वहां से छोड़ा क्यों फिर भाई? अरे मैंने कहा छोड़ा हुजूर, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अच्छा। किसी दिल जले ने मेरी शिकायत कर, हसद की आग में कोई जल भुन रहा पड़ा है, उनको अपने दिल जलों से काम नहीं, खाक ना कर दूं तो फखरू मेरा नाम नहीं। वाह जनाब शायर भी हो गए। अरे मेरी बदनसीबी की यही तो वजह है जनाब, जब हाकिम साहब को पता चला कि मैं शायरी करता हूँ और बहुत बढ़िया करता हूँ, और ये भी कि मेरे कलाम अखबारों रसालों में छपे, तो उन्हें बहुत नगवार गुजरा। अरे उन्होंने आओ देखा ना था मेरी नौकरी बर्खास्त करने का हुक्म सादर कर दिया और कहा ये कि इस नौकरी के लिए पढ़े लिखों की जरूरत नहीं है। बात तो ठीक कही, लेकिन तुमने बड़े हाकिम से शिकायत नहीं की। तो वो बोले जनाब मैं तो खुद इतने में जान बच गई। मुझे पूरा किस्सा नहीं बता रहे फखरू। अबे खुदा जानता है जब तुम मेरे साथ थे तो कैसी कैसी खुराफातें किया करते थे। अब क्यों बदनाम करते हो? हर बंदे में दो चार कमियां तो होती है। दो चार। अबे आलसी काम छोड़ दो चार। अरे हुजूर अच्छा आप ही बताइए, आपकी नजर में ऐसे कितने नवाब जाने हैं जो नौकर बनने के काबिल हो? यार फखरू भाई सवाल तो अच्छा है यार तुम्हारा। तो मतलब तुमने यहाँ रहने का फैसला एकदम पक्का कर ही लिया है? बिल्कुल नहीं। अरे फखरू अरे चलो चल चुप जा यार। अरे तुम सब फखरू अरे क्यों अबे चल रे। के झोंके से नई जिंदगी मिल गई। वैसे भी ये झरोखा कभी कभी ही खुलता है। तुम्हारे हाथ में कागज कैसा है? ये संगीत मास्टर जी ने गीत के कुछ बोल लिखवाए हैं। क्या करेगा काजी से? अरे क्या करेगा काजी, क्या बोला है भैया? एक नया नाटक है, मतलब एक नई किस्म की बकवास। मुझे नहीं पता। पुलिस खुद तहकीकात कर लेगी। अरे क्या खराब जमाना आ गया है साहब। आप जो देखो तब इस जमाने को ही कोसते रहते हैं। अरे जमाने ने हमको दिया क्या है? हर तरह की बातें हैं, बिजली के कुमकुम है, जिस्म छेदने वाले इंजेक्शन और कर्मी कुनेर की दवा की गोलियां, वो एनसाइक्लोपीडिया और भतिया कर के नाटक है। देखिए मैं आपसे बातों में लगी रही और मेरा गीत नीचे चला गया। जल्दी से जाइए ना, मेरा गीत लेकर आइए, जाइए। अरे तुम अपने चीजों को संभाल कर क्यों नहीं रख सकती हो? बहुत मुश्किल होती है ऊपर से नीचे जाने में, नीचे से ऊपर आने में। फिर तुम्हारी खातिर ना मैं चला जाता हूँ नीचे आऊँ। जल्दी से ये कागज उठाइए और गायब हो जाइए। अरे मुफ्त में मियां कागज हमारा लेने चले यार। अरे कहाँ से था भाई? यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वही देखिए झरोखे के नीचे
बतिया मेरे पुत्र हो और तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए कि जब गली में खुलने वाला झरोका ना हमेशा कहीं बंद हो जाना चाहिए। चले ऊपर से नीचे, अब नीचे से फिर ऊपर जाओगे, फिर ऊपर से नीचे, एक दिन ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते करते एकदम ऊपर चले जाओगे एकदम। दिल का टुकड़ा किसे सुनो, मैं एक कैदी की जिंदगी जी रही हूँ। मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहने के लिए मजबूर हूँ जिससे मैं नफरत करती हूँ। अगर मैं इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहती हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इधर कहो, तुम्हारा गीत खो गया ना, उसके लिए मैं जवाबदार हूँ। मगर तुमको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा हादसा दोबारा नहीं होगा। ये झरोका हमेशा के लिए बंद कर रहा हूँ, समझी? चलो। चले गए यार। अब देखें ये गीत कैसा है भाई। अबे ये तो कहते पूछना नहीं क्या करेगा, काजी क्या बना है? पढ़ते आपकी साबित कदमी ने मेरे दिल में एक दिलचस्पी जगा दी है। जब मेरे सरपरस्त घर से चले जाएं, तो वो शख्स जो इस बदनसीब रोशनी से, इस तपतराक से अपनी लगावट का इजहार करना चाहता है, कुछ गाकर, कुछ गुनगुनाकर अपना नाम, मकाम और मर्तबा बताने की मेहरबानी करे। अरे मेरा गीत जल्दी से नीचे जाइए ना, नहीं तो मेरा गीत उड़ जाएगा। हाँ हुजूर, अगर ये देखना कि एक औरत चलती पुरजी आफत की परगाना कैसे बन जाती, तो उसे एक बार दर्द में बंद कर दो, फिर देखो आप तमाशा। मेरी जान रोशनी, लेकिन खबरदार जो इधर उधर गपशप और मैं फर्ज और वफादारी पर लंबे चौड़े बयान अर्ज नहीं करूं, सिर्फ 2 लफ्जों में अर्ज करूंगा अपनी तरफ। मैं अपने मतलब से आपकी खिदमत करूंगा। अरे तो बहुत खूब पकड़ू। तो सुनो, आज से 6 माह पहले मैंने एक महफिल में एक नाज़नीन को देखा था, जो इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत जैसे जैसे नहीं यार, तुमने तो देखा तो अभी यही बात। हाँ, मैंने उसकी तलाश में लखनऊ का चप्पा चप्पा छाना। अभी कुछ दिन पहले ही पता चला कि उस नाज़नीन का नाम रोशनी था। वो एक यतीम लड़की है बकरू मियां, जिसकी पैदाइश आला खानदान है। वो किसी हकीम बब्बर खां की बीवी है जो यहाँ गाजीपुर में रहते हैं। कबूतरी खूबसूरत है, पर आपको ये किसने कहा कि सभी यही कहते हैं बकरू। अरे ये किससे तो हकीम बब्बर खान ने लखनऊ से वापस आने पड़ा है ताकि जवान छोकरे उसके घर के चक्कर लगाना छोड़। अभी तक वो उसकी सरपरस्ती में, लेकिन वो दिल्लू नहीं। कभी नहीं पकड़ू यार फकरू, लेकिन ये बात तुमने अच्छी बताई। मैं उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ। अब जबकि वो आजाद है फकरू, मैं एक पल भी जाया नहीं करना चाहता। मैं उसके प्यार को जल्द से जल्द हासिल करना चाहता हूँ। अच्छा तुम उसको जानते हो, उसके वो सरपरस्त? अरे इतनी अच्छी तरह से जैसे अपनी माँ को। अच्छा कैसा? अरे मोटा है, छोटा है, नाटा है, काटा, चलता पुरजा, बांगड़ा था, मिचमिचाता, बुलबुल करता, एंगेज करता। अरे बस वो तो मैं देख चुका हूँ भाई। मेरा मतलब था उसका किरदार। अरे कमीना, खुर्दा, उस लड़की पर आशिक इतना है कि मजाक उसकी तरफ कोई नजर भर कर देखे, और वो लड़की उससे ऐसे नफरत करती जैसे वो जहर की गुड़िया। उसकी कोई अच्छी आदत? एक भी नहीं। ये तो अच्छा है, ईमानदार। इतना कि बस फांसी के फंदे से बचा। अरे और भी अच्छा है पकड़ू मियां, बदमाश को सजा मिलेगी तो दिल की मुराद पूरी होगी। वाह हुजूर, क्या तरकीब निकाली, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। अच्छा तुम कह रहे थे उसमें नौजवान के घर से घर पे ताले लगा? हाँ जो कोई अंदर नहीं है। अरे कोई भी नहीं, उसका बस चले तो मासूम को दड़ बंद कर। अरे दीवार में चला रहे हुजूर। अच्छा फकरू, तुम अंदर जा सकते हो या नहीं? आप जाने की बात करते हैं। मैं जिस मकान में रहता हूँ वो हाकिम साहब की ही मलकियत है। उन्होंने मुझे मुफ्त में सर छुपाने ओ भाई वाह वाह बाबा, क्या बाबा? मतलब मैं बदले में 6 शर्फियां देता हूँ और मुफ्त में रहता हूँ। अबे तो ऐसा कहो ना कि तुम उसके किराएदार हो भाई। किराएदारी नहीं, पीर भाई की नाई, डॉक्टर, कंपाउंडर सब कुछ है। उस घर में अगर कीची उतरा या स्त्री नजर आएगा तो वो आपको इस खाकसार के हाथों में ही नजर आएगा। ओ मेरे प्यारे फकरू, अरे उठ जा रे फकरू। अरे फकरू, तुम तो मेरे लिए नेक फरिश्ता बनकर आए हो यार। तुम आज से मेरे सरपरस्त, मैं हमदम, मेरे रहनुमा हो फकरू। देखा आपने, जवाब किसी के काम आते हैं तो लोग किसी दोस्ती का नाम भरते हैं। अरे मेरे प्यारे फकरू, अरे तुम मेरी जान रोशनी को देखने जा रहे हो यार। तुम कितने खुशकिस्मत हो फकरू, सचमुच से देखोगे क्या? देखा आपने, सभी आशिक ऐसी कहते हैं। तो क्या हुजूर उसके सामने हाँ आपकी तारीफों के पुल बांधूं? तारीफ आप अपने हिसाब से देख लो भाई।
क्या अच्छा होता हुजूर कि आप मेरी जगह लेके चले जाते। हाँ फकरू, कितना अच्छा होता अगर मैं अंदर जा सकता पहरेदारों की नजर में। मैं भी यही सोच रहा हूँ। बस चंद घंटों के लिए फकरू। हुजूर, हाँ अरे वो मेरा दवादार तजुर्बा कम है। अरे हेरा फेरी करोगे क्या? अरे मैं उनको नुकसान थोड़ी ना पहुंचाऊं, मैं उन सबका इलाज करता रहता हूँ। उन्हें एक साथ दवा पिलाने की जरूरत है। हाँ लेकिन वो बड़े हकीम को शक नहीं हो। अरे मैं बहुत तेजी से काम करना हूँ ताकि उसे शक करने का मौका ही ना मिले। चलिए कुछ सोचते हैं। हाँ सोचो सोचो। अरे हाँ हुजूर, यहाँ एक शाही फौज की टुकड़ी आने वाली है। अरे शाही फौज की टुकड़ी, अबे उसका कर्नल तो मेरा दोस्त है भाई। बस आप एक फौजी के रूप में उसके घर पहुंचे। हाँ। उसे आपको अंदर आने की इजाजत देनी होगी, बाकी तो मैं संभाल। हाँ भाई बहुत बढ़िया बात बताइए फकरू। अरे हुजूर, वो थोड़ा आपको नशे में झूम जाए। वो क्यों है? अरे उससे बातों में मिला है। किस लिए? अरे उसे लगेगा आप सोना चाहते हैं, उसके घर में कुछ साजिश करने को है, सोने में दिलचस्पी रखते हैं। अरे फकरू बात तो बहुत बढ़िया बताइए भाई तुमने। लेकिन हुजूर वो हो सकता है आपको शराबी फौजी का रूप भर ही ना पाए। क्या बात कर रहा है? मैं रूप नहीं भर पाऊंगा। हाँ। देखो तुमको गले तक मैं रूप भर के पूरा भर के दिखा। क्यों मियां, ये हकीम बब्बन खां का मकान है क्या? अब बुरा नहीं था हुजूर, फिर भी थोड़ी और लड़बड़ाहट चाहिए। देखिए मैं बता दूं। क्या मियां, क्या हकीम बब्बन खां का मकान है क्या? जाओ यार, ये तो घटिया नशेबाज का बहरूप है भाई। यही चाहिए हुजूर, इसी में मजा है। अरे लगता है यार, आइए चल चल कर चल। अबे बेबे झुकने से अच्छा है मूर्ति बन जाते हैं। आइए। अरे मैं जल्दी लौट आऊंगा, किसी को भीतर मत आने देना, बहुत बदमाश लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अरे मेरी तो अकल ही मार चली गई, और जो उम्र के साथ साथ ना अकल भी थोड़ी थोड़ी धीमी होती जा रही है। अरे मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि झरोके का कोई मामला है। वो साला सरगम अली अभी तक नहीं आया, और मैंने उसको शादी का इंतजाम करने के लिए बोला था। हम न जाने क्या चूक मारने भेज दिया होगा। नजिया ताकत मेरे घर के सामने मूर्ति कहाँ से आ गई भैया? और लोगों को समझ में नहीं आता, कहाँ मूर्ति लगा देते हैं और फिर कपड़े से ढक भी देते हैं, और कभी कपड़े ढक दो कभी कपड़ा निकाल दो। ये कोई बात है क्या? लेकिन मेरे घर के सामने मूर्ति और मेरे से बिना पूछे कैसे? थोड़ा तो ठीक लग रहा है, अब मूर्तियों के भी यही हालत हो रही हो, क्या करूँ? हटो हटो और हटो, हटे रहोगे। वो अभी क्या कह रहा था? खुफिया तौर पर रोशनी से शादी? क्या परवाह हुजूर, रुकावट से तो इश्क में जोश आता है। अरे ये सरगम अली कौन है भाई, और उसका शादी कैसे क्या वास्ता? अरे वो शैतान रोशनी को गाना बजाना सिखाता है, उसे अपने फन से और जरूरतमंदी चांदी का एक सिक्का दिखाओगे तो कुत्ते की तरह दुमलाने लगेगा। उसे काबू करना मुश्किल नहीं। आइए हम तो अपना काम शुरू करते हैं। हाँ उधर देखिए। हाँ उधर देख लो। अरे उधर मत देखिए। अरे फिर किधर किधर? चिट्ठी में लिखा था कुछ गाना बजाने को। चलिए ऐसे गाइए जिससे आप बहुत गर्व करिए, मतलब कुछ गाने के लिए गाइए। यार पकड़ू यार, मैंने उसे ना अपनी असलियत बताई तो गहरी निकाल लिया यार। अपना इसी देश वाला नाम शमीम बताऊंगा, मुझे अपनी जीत का और भी मजा आएगा पकड़ू। लेकिन पकड़ू मैं गाऊंगा कैसे भाई, मुझे तो गाना आता ही नहीं। अरे अब आप जिस आदमी कुछ तो गा ही सकता है। जब मोहब्बत की बात होती है तो जरूरी नहीं कि उसका कोई मतलब भी हो। चलिए ऐसे गाइए, बहुत बड़े गाइए, मतलब कुछ गाने के लिए। हाँ एक काम करिए, ये भी लीजिए। अबे भाई इसका क्या करूंगा भाई, मुझे बजाना कहाँ आता है पकड़ू? अरे अब आप जैसा आदमी कुछ तो टूटा गा ही सकता है। हम गाजीपुर में इसके बिना नहीं गाते, आप पकड़े जाएंगे और भगा गाइए। अरे कहाँ से मजा आ गया भाई, गाने तो दो। आवाज आई उधर से, कहीं से आई होगी आवाज। ताल की आवाज। ओ मेरा नाम है शमीम, झरोका बंद कर दिया है, जरूर कोई आ गया होगा। अरे वो आप पर परमिट ये हुआ। अच्छा पकड़ू, वो मेरी शरीकी है, वरना कबूल तो करेगी ना? अरे वो आपको धोखा देना ऊपर से कूदकर जान दे ऐसा फिर तो तय रहा पकड़ू, मैं जिंदगी भर रोशनी का दीवाना रहूंगा। अरे हुजूर, अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। आइए। अरे पकड़ू, तुम बस मेरा राज छुपा कर रखो तो मेरी दिलबर से मेरी शादी हो गई, समझो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या समझ रहा हूँ हुजूर। चलो दुनिया तुम्हारे लिए भी किस्मत की बात है। चलो 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 छुप जा यार, इससे पहले कोई आ जाए। हाँ तो देख, मैं भी अंदर जाऊँ, अपने एक जादू इशारे सभी पहरेदारों को सुला दूंगा, हज़ार के पुतलों को जला दूंगा, हमारी राह में आने वाली हर मुश्किल को उड़ा दूंगा, और आप मेरे घर तशरीफ ले गए फौजी वर्दी पहने, हाथ में हुक्मनामा ले लिया। हाँ, ये मैं सुनहरे सिक्के के लिए तैयार रहिएगा। सुनहरे सिक्के वो किस लिए भाई? किसी के लिए भी, आपको नहीं पता। हेरा फेरी की गाड़ी सुनहरे पहियों पर ही चलती। तो फिक्र मत करो पकड़ू मियां, ढेर सारे सिक्के लाओ,
आप ही ले चलना। देखिए वो नुक्कड़ पे एक दुकान दिख रहा है लाल वाली, उसके बगल में एक काली दुकान है ना, उसके ऊपर एक जो सफेद दुकान है उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है खबर लग जाती है। खैर चलिए मैं अपना काम शुरू करती हूँ। प्यारे शमीर, मेरे शम्मू, खत तो लिख लिया पर पता नहीं कब और कैसे मैं इसे और मुबारक हाथों में पहुंचा पाऊंगी। अरे हाँ, मैंने झरोखे से उन्हें फखरू हज्जाम के साथ बातें करते हुए देखा था। फखरू बहुत अच्छा आदमी है, उसने अक्सर मेरे साथ हमदर्दी दिखाई है। काश मैं एक पल के लिए उनसे बात कर सकूं। मोहतरमा, आहा फखरू मियां, आपको देखते ही मुझे बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। अरे खैरियत कहाँ फखरू मियां, मैं तो बिना काम धाम के परेशान हो गई हूँ। मानता हूँ आपकी बात, इस तरह के हालात में कोई सिरफरा ही खुश रह सकता है। अच्छा फखरू मियां, वो कौन थे जिनके साथ आप इतने इत्मीनान से बातें कर रहे थे? अब मेरे रिश्तेदार बहुत होशियार, बहुत समझदार और हाँ देखने में भी खूबसूरत। अच्छा, और उनका नाम? शमीम के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन है गरीब। अगर वो जल्दी लखनऊ छोड़कर चले जाते तो आज उन्हें बहुत बड़ा ओहदा मिल जाता। अब क्या हुआ फखरू मियां, जैसे वो इंसान है उन्हें कोई न कोई ओहदा तो मिल ही जाएगा। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है मोहतरमा, लेकिन उनमें एक खराबी है जिसकी वजह से वो दुनिया में कामयाब नहीं हो पाए। खराबी? क्या कह रहे हो फखरू मियां? कैसी खराबी? अरे उन्हें इश्क हो गया है। इश्क हो गया और आप इसे खराबी बता रहे हैं? खाली जेब इश्क करना खराबी नहीं तो और क्या। ज़माना कितना जालिम है। अच्छा फखरू मियां, उन्होंने ये नहीं बताया वो कौन है जिनसे वो इश्क करते हैं? ये मैं आपको नहीं बताऊं। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? क्या मैं इतनी बैठ पाई हूँ? फखरू मियां, मैं आपके रिश्तेदार के बारे में और भी कुछ जानना चाहती हूँ, कुछ बताइए ना। आप जानना चाहती तो सुनिए। आप एक नाज़नीन का ख्याल कीजिए, जो फूलों सी नाजुक, हवा सी सुबह चलती है जैसे हंस पानी पर तैर रहा, कद ऐसे जैसे एर का बोला, आंखें हिरन जैसी, दांत ऐसे जैसे मोती जड़े, हाथ ऐसे जैसे सब। और वो गाजीपुर में रहते इसी हैं? मोहल्ले में, इसी गली में? उससे भी नजदीक। कितने खुशकिस्मत हैं आपके वो रिश्तेदार। और वो मोहतरमा, मैंने अभी उनका नाम नहीं बताया। अब नाम ही तो है फखरू मियां, जो अभी तक आपकी जुबान पर नहीं आया। जल्दी बताइए, अगर एक खास शख्स अचानक यहाँ आ गया तो मुझे उनका नाम कभी पता नहीं चल पाएगा। आप नाम जानना चाहती हैं? तो सुनिए, वो महज भी आपके सरपरस्ती में रहने वाली सरपरस्ती में रहने वाली हकीम बब्बन खान। अब तो आप जान गए। नहीं फखरू मियां, आप जरूर दिल लगी कर रहे हैं। अब मुझे यकीन नहीं होता। अरे मेरा रिश्तेदार तो कहता है वो खुद आया और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए। आप तो मुझे डरा रहे हैं फखरू मियां। अरे आपको डराऊंगा मैं? लाना जरूर पर। अब डरने की कोई बात नहीं होता। मैंने आपके सभी चौकीदारों को चैन की नींद सुला दिया, वो कल सुबह से पहले नहीं उठेंगे। फखरू मियां, अगर वो मुझसे मोहब्बत करते हैं तो वो पुरसुकून रहकर उसका सबूत दे। अरे आप भी कमाल करती हैं। सुकून और इश्क में कुत्ते बिल्ली का बैर है। जवानी के सामने एक ही सवाल होता है, सुकून के बगैर इश्क, इश्क के बिना सुकून। लेकिन इश्क के बिना सुकून कठिनाई कर देगा। मेरे ख्याल से सुकून के बगैर मोहब्बत ज्यादा अच्छी होती है। अरे अगर मैं औरत होता तो। मैं जानती हूँ फखरू मियां, अगर कोई आदमी किसी लड़की को पसंद करता है तो क्या वो उसे कैसे रोक सकती है? और मेरा रिश्तेदार तो आपको दिलो जान से चाहता है। फखरू मियां, अगर उन्होंने कोई जल्दबाजी या बेजा हरकत की तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। अरे हाँ, क्यों ना आप एक खत लिखकर बता दें कि वो कोई बेजा हरकत ना करे। अरे खत का उनका भरोसा होगा। हाँ, लीजिए, लेकिन मेरे पास नया खत लिखने का वक्त नहीं है। आप ये खत देते वक्त याद से कह देना अब वहाँ कोई नहीं कि मैं सिर्फ दोस्ती कर रही हूँ। इसमें क्या शक? मैं तो कहता हूँ ये भी मोहब्बत करने का अलग ही अंदाज होगा। सिर्फ दोस्ती,
लेकिन फखरू मियां, मुझे डर भी लग रहा है कहीं वो ये सब हालात देखकर घबरा ना जाए और गधे के सिर पर सिंह की तरह गाड़ ले। नहीं मोहतरमा नहीं, आप नहीं जानते, हवा का एक झोंका जब शवा को बुझा देता है, वहीं कहीं लगी हुई आग को और भड़का देता है। अरे हम आदमी भी तो दैत्य दिमाग हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ, जिस आग में वो जल रहा है ना, उसने तो मुझे भी सुलगा दिया, जबकि मैं तो एक तमाशाई भाग हूँ। आप घुमाइए, मेरे कहने से इस खत का सारा बनता। जब तक ये हवेली से बाहर नहीं चले जाते मुझे चैन नहीं मिलेगा। फखरू मियां कितने अच्छे हैं, वो अपने रिश्तेदारों का कितना ख्याल रखते हैं। लो मेरा जनरल आ गया, मैं अपना काम शुरू करती हूँ। हद हो गए खुदा की मात, हद। जरा देर के लिए घर से बाहर जाओ, जब वापस आओ ये क्या रास्ता है? वो फखरू हज्जाम ने जाने दिया तो सोने की दौड़ डाली है और जवान मर्द को छीनने की दस्तार निकाल दी है। और तुम्हारी आया के काम में काट दिया है, उसे खून दे रहा, वो सब इसलिए कर रहा है कि मेरे उसे सोचे के ले लेना, वो न ले सकूं, वो मेरा खर्चा बढ़ाना चाहता है। नीचे एक भी आदमी नहीं है, अरे कोई भी मुंह उठाए ऊपर चला सकता है, जिसे खन्ना हो ये चुका लो। हाँ, लेकिन आपके सिवा कौन आ सकता है? आज सुबह नहीं देखा, जब मैं तुम्हारा गीत उठाने के लिए नीचे जा रहा था तो उचक्का उसे ले होगा, अगर मैं उसको पकड़ पाया डंडे से पीटा था सारे। अरे आपको तो बढ़ा चढ़ा कर बातें करने में मजा आता है। हो सकता है हवा ले रही हो या कोई राहगीर। हवा राहगीर, अरे हवा की सांस तक नहीं छोकरी और ना ही कोई राहगीर। जब कोई जवान लड़की अचानक कागज नीचे गिर जाने का दिखावा करती है ना, तो उसको उठाने वाला पहले से मौजूद होता है। हाँ मदरमा दिखावा, लेकिन अब ये नहीं चलेगा, ये झरोखा साला बंद करवा। हाँ, झरोखा बंद करने से क्या होगा? दीवार चुनवा दीजिए ना, जेल हो या तहखाना, फर्क क्या पड़ता है? अरे गली में फलने वाले झरोखों को हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। ये फखरू हज्जाम भी नहीं आया था ना? अच्छा, तो अब उसकी भी फिक्र होने लगी आपको? अरे मुझे हर लेने देने की फिक्र होती है, सभी आदमी बदमाश होते हैं। वाह, क्या बढ़िया बात कही है। अरे आप किसी को अपने दिल की बात बताओ ना, तो आपकी औरतें धोखा दे जाएंगी, आपके दोस्त लोग आपकी जड़ें काटेंगे और सारे जो नौकर लोग उसकी मदद करेंगे। क्या कहा?